क्लास 10th साइंस का है, आनुवंशिकता वाला चैप्टर। क्वेश्चन है, जिन तथा प्रोटीन में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जिन क्या होते हैं भाई? जिन गुणसूत्र के क्रोमोसोम्स पर एकल रूप में या समूह के में स्थित होते हैं। ठीक है, जिन डीएनए अणु होते हैं। ठीक है, जिन क्या होते हैं? डीएनए के अणु होते हैं। क्लियर है? आधुनिक विचारधारा के अनुसार जिनको कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्पत्तिवर्ती की इकाई न्यूट्रॉन या पुनर्संयोजन की इकाई रेक्रॉन मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? जिनको आधुनिक विचारधारा के अनुसार जिनको कार्य की इकाई क्या मानते हैं? सिस्ट्रॉन। ठीक है, और उत्परिवर्तन की इकाई न्यूट्रॉन और पुनर्संयोजन की इकाई रेक्रॉन मानते हैं। ठीक है, जिन क्या है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करके लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है, जिन क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करके लक्षणों का निर्धारण करते हैं, कैसे लक्षण आएंगे करके। बीटल तथा टेटम के अनुसार एक जिन एक प्रोटीन का संश्लेषण करके एक लक्षण का निर्धारण करता है। ठीक है, तो जिन क्या करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण करेगा और कैसे लक्षण है वो निर्धारित करेगा, है ना। अब बोलते हैं, प्रोटीन संश्लेषण को जीवन की कुंजी क्यों मानते हैं? तो संतान लक्षणों में अपने जनकों से गुणसूत्र पर स्थित विभिन्न लक्षणों के जिन के कारण मिलते हैं। ठीक है, देखो पेरेंट्स से हमारे जो भी गुण होते हैं वो आते हैं हमारे अंदर, है ना। ये किसकी वजह से आते हैं? जीन की वजह से आते हैं। ठीक है, संतान क्या होते हैं? कुछ जो लक्षण होते हैं उसमें उनके जनक जो होते हैं, जो पेरेंट होते हैं, उनके गुणसूत्र पर स्थित जो भी लक्षण होते हैं वो जिन के कारण भी मिलते हैं। जिन जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने के साथ साथ जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन भी करते हैं। मेंडल के आनुवांशिक कारणों को जोहानसन ने जीन कहा। ठीक है, जो मेंडल ने जो आनुवांशिक कारण बताए थे उनको जोहानसन ने क्या बोला? जीन कहा। जीन मुख्यतः डीएनए से बनते हैं। जीन किससे बनते हैं? डीएनए से बनेंगे। कुछ विषाणुओं में इसका निर्माण आरएनए से भी होता है। ठीक है, कुछ विषाणुओं में इनका निर्माण किससे होगा? आरएनए से भी होगा। जिनको कार्यविधि की इकाई अथवा सिस्ट्रॉन माना जाता है। जिनके नियंत्रण में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और प्रोटीन जब विकर की तरह कार्य करके विभिन्न जैविक क्रियाओं का निर्धारण एवं निगमन करता है, अतः प्रोटीन संश्लेषण को जीवन की कुंजी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का इंपोर्टेंस है अपनी लाइफ में। ठीक है, जिनके नियंत्रण में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जब जिन होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण होगा, बता रहा है। और प्रोटीन विकर की तरह कार्य करके विभिन्न जैविक क्रियाओं का निर्धारण एवं निगमन करता है। जो भी क्रियाएं होंगी उनका निर्धारण करेगा और निगमन करेगा, इसीलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण की जीवन कुंजी कहते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो, लक्षणों की वंशागति के नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो मेंडल ने लक्षणों की वंशागति के नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, लक्षणों की वंशागति के नियम किसने प्रतिपादित किए? मेंडल ने। इनकी पुष्टि 1900 में ह्यूगो डी विच, वॉन सेरमॉक तथा कार्ल कोरेंस ने की। ठीक है, तो इनकी पुष्टि जो है, जो पुष्टि बोले तो इसमें मोहर लगा दी जिसने बोला कि बिल्कुल ओके है। प्रूफ जो दिया 1900 में किसने दिया? ह्यूगो डी विच, वॉन सेरमॉक और कार्ल केरेंस। अब क्या है देखिए, प्रभाविता का नियम है पहला। ठीक है, तुलनात्मक लक्षण वाले जीवों में संकरण करने का प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, प्रभाविता का नियम क्या बोलता है अपने को? देखो, तुलनात्मक लक्षण वाले जीनों में संकरण कराने पर, ठीक है, जब हम क्या करेंगे? जीवों में संकरण कराएंगे तो प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित, जो जिसका प्रभाव पड़ेगा वही लक्षण आएंगे, है ना। जिनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अप्रभावी लक्षण होते हैं, जिनका प्रभाव नहीं पड़ता, उनका क्या कहते हैं? लक्षण प्रदर्शित नहीं होंगे। ठीक है, अब है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो तुलनात्मक लक्षणों में संकरण के फलस्वरूप बनी F1 पीढ़ी की संतति के युग्मक निर्माण के समय तुलनात्मक लक्षणों के जीन पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अर्थात युग्म इकाई लक्षण के लिए शुद्ध होती है। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो या अधिक तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर F1 पीढ़ी के सदस्यों में स्वपरागण या स्वनिषेचन कराते हैं तो F2 पीढ़ी में युग्मक अनियमित रूप से मिलकर एक नए संयोग बनाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब क्या करेंगे? दो या अधिक तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर F1 पीढ़ी में सदस्यों के स्वपरागण या स्वनिषेचन कराएंगे तो F2 पीढ़ी में युग्मक अनियमित रूप से मिलकर एक नए संयोग बनाएंगे। एक और क्वेश्चन है इसमें, देखो, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं? तो
मेंडल के द्विसंकर संकरण परीक्षण से स्पष्ट हो जाता है। कौन सा लक्षण है? द्विसंकर संकरण, ठीक है, परीक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत है। जो भी लक्षण आए हैं वो वंश से चले आ रहे हैं। जैसे लंबे और बैंगनी पुष्प वाले तथा नाटे और सफेद पुष्प वाले शुद्ध जनकों में संकरण कराने पर प्रभाविता के नियमानुसार F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे और बैंगनी पुष्प वाले प्राप्त होते हैं। ये सभी पौधे संकर होते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों के पुष्पों में स्वपरागण कराने पर युग्मक निर्माण के समय तुलनात्मक लक्षणों के 3 जिन पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अर्थात युग्मक इकाई लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। निषेचन के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में लंबे और बैंगनी पुष्प वाले, लंबे और सफेद पुष्प वाले, नाटे और बैंगनी पुष्प वाले तथा नाटे और सफेद पुष्प वाले 9:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत है। इन शॉर्ट में ये कहने जा रहे हैं कि जो वंश से चली आ रही है परंपराएं है ना, वंश से जो उनमें कैसे कलर आएगा, है ना, लंबाई कितनी होगी, लंबे होंगे, नाटे होंगे, पुष्प किस प्रकार का होगा, सफेद होगा, बैंगनी होगा, ये डिपेंड करेगा कि संकरण किसका और किसका हुआ है। एक क्वेश्चन और है, क्या कारण है कि आकृति आकार रूप में इतने भिन्न दिखाई देने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं? तो देखिए, विभिन्न आकृति आकार और रंग रूप वाले मानव वास्तव में एक ही जाति होमो सेपियंस का सदस्य है, ठीक है। तो मानव किसका सदस्य है? होमो सेपियंस, है ना। मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। अफ्रीका से मानव के पूर्वज पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडोनेशिया आदि पूर्ण संसार में फैल गए। कहाँ गए हमारे पूर्वज? पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडोनेशिया आदि संपूर्ण संसार में फैल गए। वातावरणीय प्रभाव के कारण उनकी आकृति आकार और रंग रूप में विभिन्नता आ गई, ठीक है। तो वातावरण का प्रभाव की वजह से क्या हो गई? उनकी आकृति हो गया, आकार हो गया और रंग रूप में विभिन्नता हो गई। मानव के गुणसूत्रों या डीएनए की संरचना में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो डीएनए में कोई चेंज नहीं हुआ, परंतु वातावरण का प्रभाव पड़ गया उसमें, आकृति आकार और रंग में, जिससे नई जाति का उद्भव हो पाता। विभिन्न आकार, आकृति और रंग रूप वाले मानव परस्पर लैंगिक प्रजनन कर संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ये परस्पर रक्तदान या रक्त आदान कर सकते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि ये सभी एक ही जाति होमो सेपियंस के सदस्य हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? सामान्यतः विकसित जीवधारियों की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं। इसे 2x या 2n से प्रदर्शित करते हैं। कोशिका को द्विगुणित कहते हैं। द्विगुणित जनक कोशिकाओं में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसका फलस्वरूप अयुग्मित x और n गुणसूत्र युग्मकों का निर्माण होगा। संतति निर्माण के समय 2 अगुणित युग्मक का परस्पर संलयन होता है। इस क्रिया को निषेचन कहेंगे, ठीक है। जब क्या होगा? संतति निर्माण के समय 2 अयुग्मिक युग्मकों का परस्पर संलयन होगा। 2 अयुग्मित जो युग्मक हैं वो क्या करेंगे? मिलेंगे दोनों, है ना। तो इनको क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। निषेचन के फलस्वरूप संतति के गुणसूत्रों की संख्या पुनः द्विगुणित अर्थात 2n या 2x हो जाएगी। इस प्रकार युग्मक जनक तथा निषेचन की क्रिया द्वारा प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। इससे यह स्पष्ट है कि संतति में नए नर तथा मादा जनकों का बराबर का योगदान होता है, ठीक है। तो कैसे होता है? देखो, अगर पुरुष की कोशिकाएं, तो यहाँ पर XY होगा, है ना। देखो, टोटल होंगे 46 होंगे, यानी कि 23 जोड़े होंगे, ठीक है। तो जिसमें से 22 जोड़े तो दोनों में समान होंगे, पुरुषों में भी और नारी में भी, ठीक है, या महिला में भी। नारी कोशिका में होगा। और जो 23वां जोड़ा होता है वो नारी में समान होता है, XX होगा, और जो पुरुष होगा उसमें XY होगा। यही है, मतलब ये है, इसे बोलेंगे लिंग गुणसूत्र, ठीक है। ये निर्धारित करेगा कि अब जो होने वाला है बच्चा, क्या वो लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है, संतान। तो ये देखो, इसको आप X बोलो, यहाँ पर इसको बोल दो Y, जो Y है,
इसको भी एक्स बोल दो यहाँ पर, इसको भी क्या बोलते हो, वाई बोल दो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से आया एक्स इधर से, और माया से भी क्या आया, एक्स आया, माया ला एक्स देते, तो यहाँ हो गया एक्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आया वाई और यहाँ से एक्स आया, तो क्या हो गया, एक्स वाई, ठीक है। अब यहां से होगा फिर यहां से एक्स आया, एक्स आया, और यहां से भी एक्स आया, यहाँ पे एक्स एक्स आ गया देखो, और यहाँ से वाई आया और यहाँ से एक्स आया, ये भी क्या हो गया, एक्स वाई। और जब ये एक्स एक्स बन रहा है तो ये पुत्री हो गई है, एक्स एक्स में लड़की होगी, और एक्स वाई में क्या हो गया, पुत्र हो गया, एक्स एक्स में फिर पुत्री हो गई, और एक्स वाई में फिर पुत्र हो गई। क्लियर है? तो जो मनुष्य में, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ये बोलेगा, तो आप क्या लिखेंगे, मैकलम के अनुसार एक लिंगी जंतुओं में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है, ठीक है। लिंग गुणसूत्र यही है भाई, ये ठीक है, जो 23वां जोड़ा है कहने का मतलब है, ठीक है, क्योंकि 22 तो समान है। इस सिद्धांत को लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद कहते हैं। मनुष्य की जन्म कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इनमें से 22 जोड़े नर तथा मादा दोनों में समान होंगे, क्या होंगे, एक्स एक्स होंगे, क्लियर है। अतः इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। ऑटोसोम्स किसे बोलेंगे, जो दोनों में समान है, यानी कि 22 जोड़े ऑटोसोम्स बोलेंगे उनको, है ना। मादा में 23वां जोड़ा भी समान गुणसूत्र, देखो 23वां एक्स एक्स है मादा में, किंतु नर में 23वें जोड़े के गुणसूत्र असमान है, असमान है ना, एक एक्स एक वाई अलग अलग है ना। और हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स कहलाएंगे। पुरुष का 23वां गुणसूत्र, है ना। 23वें जोड़े के गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र भी कहलाते हैं, ठीक है। ये लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहलाएगा 23वां जोड़ा पुरुष का। इस प्रकार नारी में इस 23वें जोड़े के गुणसूत्र को XX द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पुरुष में 23वें जोड़े के गुणसूत्र में एक लंबा किंतु दूसरा काफी छोटा होता है, ठीक है। एक क्या होगा, लंबा होगा, दूसरा छोटा होगा, कहने वाली है लंबा कौन सा होगा, एक्स वाला लंबा होगा, वाई वाला छोटा होगा। इसे एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और युग्मक जनन के समय युग्मकों का निर्माण होता है और गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्रत्येक बनने वाले युग्मक की अगुणित रह जाती है, अर्थात युग्मक में प्रत्येक जोड़े का एक ही गुणसूत्र होता है। इस प्रकार नारी में बने हुए सभी युग्मक 22+X गुणसूत्र वाले, किंतु नर के युग्मक दो प्रकार के 22+X तथा 22+Y वाले होंगे। अतः निषेचन होता है तो नर से प्राप्त होने वाले कोई भी शुक्राणु 22+Y गुणसूत्र या 22+X गुणसूत्र वाला अंड से मिल सकता है। इस प्रकार युग्मनज में अब निषेचन के बाद 44+XX या 44+XY गुणसूत्र हो सकते हैं, अर्थात लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही मिलने वाले शुक्राणु के गुणसूत्रों के आधार पर होता है, ठीक है। लिंग का निर्धारण कैसे होगा, निषेचन के समय मिलने वाले शुक्राणुओं के गुणसूत्र के आधार पर, जिसे लिंग गुणसूत्र भी होते हैं, है ना। तो अगर लास्ट में क्या हो जाता है, देखो अब मैंने बोला 44 तो ओके है, देखो 44 गुणसूत्र तो सेम आएंगे। देखो 22 जोड़े पुरुष के XX होंगे, 22 जोड़े महिला के XX होंगे, तो 44 हो गए, ठीक है। 44 हो गए तो फिर होगा 44+XX हो गया, कल 44 तो ये इक्वल है, और XX हो गया, XX मतलब पुत्री, तो यहां पर हो गई पुत्री। और अगर 44 गुणसूत्र तो सेम आएंगे, प्लस XY हो गया तो ये हो गया पुत्र।